प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज एक बड़ी बात है जो खुशी की है। बताऊँ, मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो जब बात होती है उनसे तो ये कहते हैं कि मुझे आपके पास इन्होंने भेजा है। पर वो खुद ज्योतिषी होते हैं और या फिर खुद वो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, पर वो मुझे सिर्फ देखते हैं, उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं करी है। और उनके माध्यम से मुझे कई सारी कुंडलियाँ आई हैं और दरअसल उन लोगों का नाम लोग बताते हैं कि ये इन्होंने भेजा है, इन्होंने भेजा, पर मैं उन्हें जानता नहीं। ऐसे सबसे पहले इन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मुझे अपने आशीर्वाद से सिंचित कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, जो कहीं से भी, चाहे वो प्रेम अग्रवाल जी हों, चाहे वो अनीता मल्होत्रा जी हों, चाहे वो रजनी जी हैं, रजनी पाटीदार जी हैं, चाहे वो एस त्रिवेदी जी हैं। कई लोग हैं, मैं इनमें से कई लोगों को बहुत अच्छे से तो जानता भी नहीं हूँ, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर उन सभी लोगों को मैं प्रणाम ही करता हूँ और सभी लोगों का आशीष चाहता हूँ। एक बात और कहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जैसे रजनी ग्रोवर जी हैं, एक दिल्ली की हैं, और भी कई लोग हैं, उमेद सिंह सोढ़ा जी हैं, दयानिधि बहेरा जी हैं, सुमन कौशिक जी हैं, बिमला जैन जी हैं, फिर उसके बाद ओम प्रकाश मेहरा हैं एक। ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझ पे ऐसा जो है वो आशीर्वाद बना करके रखे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ जो है वो उपस्थित हूँ। तो इन सभी लोगों को, और जो भी लोग दर्शक मुझे जो देख रहे हैं, जो ज्योतिष का, धर्म का, वेदों का, पुराणों का और इस वेद विद्या का आश्रय अपने जीवन में उन्होंने दिया हुआ है, उससे अपने आप को हमेशा ही उसके साथ अपना तादाद में बना करके रखा हुआ है, जो मेरे गुरु तुल्य हैं, बड़े हैं, पितृ तुल्य हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी अद्भुत बात है ये, मैं कितना धनी हूँ इस मामले में कि मुझे उन लोगों का स्नेह मिल रहा है। सच में ये मैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार मैं किसी के साथ भी पर्सनल तो संबंध ही रखना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, प्रोफेशनल बहुत लोग हैं, पर कुछ लोगों का नाम तो यहाँ बोल भी नहीं सकता, ये बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ऐसे ही आप लोग मुझे देखते रहिए, मुझे अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह बनाए रखिए। ये जो दुलार है वो ऐसे ही बना रहे। ईश्वर मुझे हमेशा ऐसे ही बुद्धि देता रहे कि मैं कभी भी आप लोगों से दूर ना जाऊं और हमेशा आप लोगों के जेहन में बना रहूं। मुझसे कभी भी कोई ऐसे कृत्य ना हो जिस वजह से आप लोगों को ठेस पहुंचे और आप लोगों को मेरे कारण कभी तकलीफ का जो है वो प्रभाव विकसित हो आपके दिमाग में। ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। मुझे ऊंचा बहुत ज़्यादा उठने की आवश्यकता नहीं है, मैं सतह पे हूँ, सतह पे ही रहूँ। हे परमात्मा, मुझे ऐसी ही बुद्धि हमेशा जागृत होती रहे। इसी चीज़ का मैं जो है वो आवश्यकता, इसी चीज़ की महसूस करता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, आज तो लग्न और नवमांश की बारी है, जहां मैंने दशमांश को भी बनाया है। ये लग्न है, ये नवांश कुंडली और ये दशमांश कुंडली है, जहां मैंने कल इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पोस्टमार्टम किया था कुंडली का। आज लग्न के बाद नवांश कुंडली लेकर के आया हूं। सबसे पहले बता दूं कि नवांश कुंडली, मैंने हर बार ये बात कही है, आप मेरे प्रत्येक कुंडली को देखने के बाद नवांश कुंडली का भी अध्ययन आवश्यक होता है। ये कुंडली बीज कुंडली होती है और दशमांश कुंडली आपके करियर को बताने के लिए होती है। लग्न कुंडली संपूर्ण होती है, पर सिर्फ इस कुंडली का अध्ययन ना करके हमें इस कुंडली का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए, अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो लग्न के अधिपति हैं वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं। यहाँ से केंद्र में गुरु राहु बैठे हैं, तो कई बार चल अचल संपत्ति बनाने में मुश्किलें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे केतु थोड़े कमजोर बैठ रहे हैं और यहाँ पे सूर्य राहु का प्रभाव और यहाँ के अधिपति जो मंगल बन रहे हैं वो वापस आ रहे हैं मित्र की राशि में, और यहाँ के अधिपति गुरु लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति, जब मैं सीधे पॉइंट पे बात करूं अगर, तो यहाँ पे लग्नेश की स्थिति कमजोर थी, पर यहाँ वो मित्र के नवांश में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। दशमांश कुंडली में वो मंगल जो है वो जन्म कुंडली में मित्र की ही राशि में जा रहे हैं। इस वजह से वो व्यक्ति को कई बार आरंभ से लेकर के अंतिम तक अच्छे परिणाम देते हुए देखे जा रहे हैं। षडबल में भी वो ठीक है, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि मंगल की दशा आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो वो आपके लिए 50% का परिणाम देते हुए आपके धन को, आपके पराक्रम को, आपके व्यक्तित्व को, आपके प्रेम को और आपके साथ आपके भाग्य को और आपके जीवन में यात्रा को
इन सब चीजों को वो सपोर्ट करेगा। मतलब इस दशा काल में आप इन सब चीजों को कर सकते हैं, जैसे आपका दाम्पत्य विकसित हो, आपके संतति का पराक्रम बढ़े, आपके संतति के साथ जो है वो कभी भी बुरी स्थिति ना दिखे। मंगल के प्रभाव में ऐसी स्थितियां होते देख रहा हूं। मंगल जो है वो नवांश कुंडली में भी जो नक्षत्र बना करके बैठे हैं, वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, ये खराब नहीं होगा। और साथ ही साथ सूर्य भी जो है वो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठ करके इस भाव को देख रहे हैं। ये बात आगे सूर्य पे भी चर्चा करूंगा। दूसरे भाव के अधिपति शुक्र इस कुंडली में होते हैं और उसके बाद वो सप्तम भाव के भी अधिपति होते हैं, इस कुंडली के लिए मारक होते हैं इस कुंडली में। और ये जाकर के जन्म कुंडली में किसे मार रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि आपकी कुंडली का मारक ग्रह कहां बैठा है। तो आपकी कुंडली में वो आपकी कुंडली में कमजोर होकर के बैठा है। इसका मतलब है कि अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति, जो कि इस कुंडली के लिए सामान्यतः मारक कहे जाएंगे, और उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है, जो जन्म कुंडली का लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश होकर के सामान्यतः शुभ परिणाम देने वाला है, और उसकी चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है। यहां पे अगर आप शुक्र को देखते हैं तो वो शुक्र जन्म कुंडली में वृषभ के बाद मिथुन राशि में बैठे हैं। यहां वो नीच के थे, यहां वो सामान्यतः संतुलन में जा रहे हैं। मतलब शुक्र भी एक लेवल में आने के बाद विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा, पर किसको मारेगा वो? दरअसल आपके जीवन में चिंता का कारण बन सकता है। और एक बात और कहूं तो यहां पे अगर ये गुरु और राहु बैठे हैं और ये आपके आर्थिक नुकसान को कम कर रहा है, व्यक्ति को ऋणी बना रहा है। ऋण देना नहीं है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, दे करके उलझने की बारी आपकी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं तो दरअसल शुक्र नीच के हैं, तो इस वजह से भी मैंने ये बात कही थी कि चल अचल संपत्ति को खड़ा करने में कई बार मशक्कत होती है। यहां वो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में तो संपूर्ण दे देंगे। मतलब विवाह के बाद या दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति के पास भौतिकीय सुख सुविधाओं का प्रभाव विकसित हो जाएगा। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति यहां पे मंगल बने, लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में यहां पे सूर्य बन गए। इसका मतलब यह होता है कि अगर जातक की स्थिति मैं जो देख रहा हूं उसमें अगर कोई जातिका जो कन्या लग्न की हो या साथ ही साथ मकर लग्न की हो, कन्या राशि की हो या मकर राशि की हो, तुला राशि की हो, धनु राशि की हो, कुंभ राशि की हो, सिंह राशि की हो, तो चलेगा। यहां पे आपको विवाह करते समय यह देखना है कि सप्तम भाव में गुरु बैठे, नवांश कुंडली में वो गुरु यही बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य की स्थिति कमजोर नहीं है, क्योंकि स्वग्रही बैठे हैं। वो शुक्र के राशि शनि की राशि में एक स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं, वो नीच के ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे हो, लाभ पे हो, तो व्यक्ति को पत्नी अनुभवी मिलती है, धार्मिक मिलती है। उसके पास वो कई बार उनके वजह से कभी किसी को पैसे मत दीजिएगा, नहीं तो कई बार उलझ जाए, या ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति के कर्म में वो सपोर्ट करने वाली मिल जाती हैं और उनके जीवन में आने के बाद जीवन को एक नई गति और नई दिशा भी मिलती है। साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी कई बार यहाँ पे नौकरी करने वाली भी मिल रही हैं और समतुल्य व्यवहार रखने वाली। मतलब अगर आप कई बार अगर उनसे लड़ने का मूड बनाएंगे तो वो भी आप पे ऐसे ही कुछ संबंधों को लेकर के विकसित होंगी। इस वजह से कभी भी अपनी पत्नी के साथ बहस की स्थिति में ना जाएं और उनके साथ संबंधों को संतुलन में रखने का दबाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि दोनों बैठे हैं। इसका मतलब है कि पत्नी जो है वो थोड़ी सी निष्ठुर हो सकती हैं और थोड़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट की हो सकती हैं। वो रोजगार बेसिस पे काम करने वाली या फिर डेली बेसिस को ध्यान से ऑब्जर्वेटिव होती हैं। माइंडसेट उनका जो होता है वो बहुत ही जो है वो प्रैक्टिकल टाइप का होता है, ऐसा होता है। अगर बिहेवियर की बात करते हैं तो वहां पे सिंह राशि का निर्माण हो रहा है, तो अगर वो सिंह राशि से भी आती हो तो उनके साथ आप कभी भी झगड़े फसाद की स्थिति में मत जाइएगा और कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा। हालांकि सूर्य के साथ राहु है तो उनको कई बार किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ संबंध कभी भी बुरा ना बने किसी का, इस बात का भी आपको उनपे दबाव रखना होगा कि किसी से झगड़ा ना करो और सरकारी तंत्र से उलझो मत। ऐसी स्थिति भी बनती है। मतलब उनका संबंध सरकार से तो बन सकता है और कभी कभी वो सरकारी उलझन में भी उलझ सकती है। गुरु और शनि बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दाम्पत्य की स्थिति अच्छी होती है, खराब नहीं है। वहां पे आपको सुदृढ़ ही देख रहा हूं, कमजोरी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो तृतीय भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति बुध जाकर के सूर्य की राशि में, सूर्य के साथ, और यहाँ पे वो बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा लग्न में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक होगा, कमजोर नहीं होगा, पर पत्नी जो है वो कई बार ज्यादा या एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो जाती है
और कई बार वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके भी बोलने वाली हो जाती हैं और कई बार दुखी मानसिकता की हो जाती है। दुखी या चंचल, चंचलात्मक ऐसी स्थिति होती है। यहाँ के बात अगर बात करते हैं चौथे भाव की, तो यहाँ के स्थिति, यहाँ के अधिपति चंद्रमा मित्रवत तो नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिपति जो शनि है वो मित्रता का भाव जरूर रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके अधिपति वहीं बैठे हैं। इसका मतलब अगर आप इस भाव में देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के बैठे हैं, थोड़े अच्छे हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की दशा व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व के निर्धारण में, व्यय को संतुलित करने में और साथ ही साथ सही जगह पे व्यय करने में देखा जा रहा है। उस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि, जो 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा है, उस पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जो कौन है, पंचम के अधिपति। इस वजह से कई बार कि 12वें भाव के अधिपति पे पंचम भाव के अधिपति, इन दोनों का जब संबंध बनेगा तो संतुलन भी बनेगा और कई बार चीजें निगेटिव भी होंगी। इसका मतलब मानसिक व्यय भी बढ़ेगा और व्यक्ति के जीवन में उसके व्यक्तित्व को थोड़ा सा गहरा धक्का भी या आघात भी लग सकता है। वैसे चंद्रमा और गुरु का संयोग खराब नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक थे, ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दाम्पत्य में गुरु चंद्रमा का बैठना, शनि का स्वग्रही बैठना, सूर्य का जो है वो जन्म कुंडली में दशम में बैठना, ये स्थिति को अच्छी और पकड़ मजबूत रखेंगे। साथ ही साथ नवांश कुंडली को अगर हम अल्टीमेटली अलग देखते हैं तो लग्न में सिंह राशि का बनना, यहाँ के अधिपति का दशम में जाकर के चतुर्थ को देखना, ये रोजगार परक और साथ ही साथ व्यक्ति को लाभ की स्थिति रख रही है। लेकिन दाम्पत्य में कभी कभी उलझन भी आती है, जो कि सामान्य है। राहु के कारण ऐसी स्थिति बन जाएगी, लेकिन व्यक्ति का कर्म क्षेत्र और व्यक्ति की पत्नी करियर को लेकर के बिल्कुल ही सजग रहने वाली हो सकती है। अगर नवांश के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देखें तो यहाँ के अधिपति 12वें, पत्नी को खर्चीला और एक्सप्लेनेशन ज्यादा सुनना या एक्सप्लेन ज्यादा करना या चंचल लेकिन स्पष्ट बुद्धि की होंगी। उनके पास किसी भी तरीके का कल छपट वाला भाव नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति भी देख रहा हूं। तृतीय भाव के अधिपति भी शुक्र बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में लाभस्थ है। इस वजह से जन्म कुंडली में पराक्रम का लाभ और व्यक्ति की पत्नी जो है वो प्योर शुद्ध होती हैं। और एक बात और अगर बता दूं तो शुद्ध भोजन, शुद्ध वर्ताव, और एक बात जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि व्यक्ति के जीवन में वो शांति लाने वाली ही होंगी। लेकिन हाँ, अगर आप तनाव में रहेंगे तो सामने से वो भी तनाव पैदा कर सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता अवश्य ही होती है। यहाँ पे मैं था पंचम भाव के अधिपति पंचम में, और यहाँ पे सूर्य जो है वो दशम स्थान में जा रहे हैं। यहाँ त्रिकोण में बैठे थे, यहाँ वो केंद्र में आ रहे हैं, यहाँ वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं। इस वजह से सूर्य जब भी आए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा उग्र, व्यग्र और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की आवश्यकता नहीं है, उसको संतुलन में ही बनाने की आवश्यकता होगी। वैसे एक बात मैं जो देख रहा हूं, व्यक्ति की पत्नी का व्यक्तित्व बड़ा ही उग्र हो सकता है, ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं, गुरु भी हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा प्रोफेशनल ज्यादा हो जाता है, ऐसी स्थिति बन रही है। बस इसमें मैं इतना ही कहूंगा। छठे भाव के बारे में चर्चा करी, सातवें भाव के बारे में चर्चा करी, अष्टम भाव के अधिपति मंगल के बारे में चर्चा करी मैंने, मंगल की चर्चा को लेकर के। यहाँ मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे थे, मंगल की दशा आपके जीवन के लिए अच्छी रहेगी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में चर्चा मैंने करी, नवम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति गुरु, ये क्या करेंगे, धर्म और 12वां अध्यात्म का सुख, या फिर ये कह सकते हैं कि चरम सुख। यहाँ पे गुरु जो है वो अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और स्वग्रही शनि के साथ बैठ करके सामान्यतया संतुलन पैदा करेंगे। तो दाम्पत्य में जब कभी भी कमजोरी कोई हो या जब कभी भी आप लोगों में बहस हो तो गुरु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर आपके लिए लाभदायक होगा। या जब कभी भी आप कभी उलझन में हो, स्वास्थ्य में कमजोरी हो, तो गुरु स्वास्थ्य को अगर कमजोर करेंगे तो शनि उसको नर्चर करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि स्वग्रही शनि जो हैं वो आपके दाम्पत्य को ठीक करने का काम करेंगे और आपके डेली बेसिस के इनकम को प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब है कि वो आपके डेली रूटीन को भी ठीक रखेंगे, व्यक्ति की पत्नी को थोड़ा आलस्य भी देंगे, तो लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ में जो है वो आलस्य करे, लेकिन प्रोफेशनल करियर में वो कभी भी आलस्य ना करे। उसके जीने का तरीका, उसके जीवन में जीने का ढंग, उसके जीने का शलीका अलग हो सकता है वो थोड़ा अलग हो, किसी भी चीज को लेकर के देखने का नजरिया अलग हो सकता है, किसी भी चीज को देखने का दर्पण वो उसके पास अलग हो, वो दार्शनिक हो, वो किसी से बहुत ज्यादा मतलब ना रखने वाली हो। और उस शनि का प्रभाव यहाँ भी जा रहा है, इस वजह से कई बार जो है वो उनके जो बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ उनके संबंध तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ वो बहस में भी जा सकती है, मतलब एक वो बनेगी घर्षण वाली बात। तो इसमें आपको संतुलन बीच में बनना पड़ेगा। हो सकता है वो माता और पिता के बारे में ऐसी बात मैं कह रहा हूं।
ऐसी स्थिति आप समझ गए होंगे। मतलब आपको बीच में आने की आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है कि वो थोड़ी उग्र मानसिकता वाली हो, जो मतलब ठंडी भी हो जल्दी और गर्म भी हो जल्दी। लेकिन कई बार संतति बहुत ज्यादा ना चाहे व्यक्ति, 1 से 2 संतति से ही उसका मन भर जाता है। ऐसी स्थिति भी देखता हूं। चंद्रमा लग्न में है, व्यक्ति साफ मानसिकता का होगा, स्पष्टवादी होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा, उसके दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी, ये बात मैं कह रहा हूं। उसके जीवन में धर्म होगा, उसके जीवन में अध्यात्म होगा, उसके जीवन में धारणा होगी, उसके जीवन में ध्यान होगा, पूजा पाठ भी करे, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा आध्यात्मिकवादी भी नहीं होगा, या उसके पास जो है वो एक सुपर, ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ज्यादा जो है वो उसी में समाया हुआ है, या उससे बिल्कुल भी उसका कोई वास्ता नहीं है। वो संतुलन में रहेगा, दोनों ही चीजें उसके पास बन रही हैं। यहाँ पे अगर आप गुरु को देखते हैं तो गुरु का बैठना यहाँ पे सामान्यतः यह स्थिति ठीक है, लाभ के लिए बढ़िया रहेगा, यह स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र वहां बैठे हैं तो भौतिकीय सुख और व्यक्ति को अपने काम में या घर के काम में थोड़ा आलस्य करे। लग्न पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा, चंद्रमा का प्रभाव देखना व्यक्ति के दाम्पत्य को सुखद और अच्छा बनाने वाला बन रहा है। नवी दृष्टि से जन्म कुंडली में यहाँ पे, इसलिए वहां पे थोड़ा सा आलस्य वाला भाव मैंने कहा है, ये बात बन रही है। मंगल का प्रभाव यहाँ पे ये कई बार पेट का रोग भी दे सकता है, लेकिन उससे वो रहेगा। तो मंगल का प्रभाव जो आपके नवांश कुंडली में दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और पंचम में मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसके पंचमे जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। आपने गौर नहीं किया, गुरु यहां से भी लग्न को देख रहे थे, गुरु यहां भी लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ों का, व्यक्ति के जीवन में बुजुर्गों का, व्यक्ति के जीवन में धर्म का, व्यक्ति के जीवन में गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा है। उसके पास गुरु अगर रहे तो अगर व्यक्ति चाहे तो विवाह के तुरंत ही बाद किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले ले, और इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बात भी मैं दोनों साथ में अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके जीवन में। मैंने जो बात देखी है, चूंकि ये भरणी नक्षत्र का लग्न बना है, 15 डिग्री का लग्न मजबूत है, और नवांश कुंडली भी अगर मैं देखता हूं तो चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, वो अच्छे होते हैं, खराब नहीं है। सूर्य भी बड़े बढ़िया बैठे, गुरु बढ़िया बैठे हैं, गुरु शतभिखा के बैठे हैं, जिसके अधिपति राहु जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से गुरु के पास एक आध्यात्मिक नेचर और भी ज्यादा मिल रहा है। शनि के साथ बैठने के कारण वो प्रभाव ठीक रहेगा। बुध पुष्य नक्षत्र में व्यक्ति की पत्नी को कई बार बहुत ज्यादा ज्ञान से संपन्न होने के कारण कई बार उसको घमंड भी दे देता है कि मैं ज्ञानी हूं, हाँ मुझे जानकारी है, तुम क्या कर दोगे मेरा, इस तरीके का भाव ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पे राहु और केतु का प्रभाव है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। नवांश कुंडली में पंचम भाव में मंगल का बैठना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, और पत्नी जो होंगी वो कई बार बड़े लेवल पे काम करने वाली होती हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करने वाली होती हैं, ये बात भी देख रहा हूं। शनि की नीच दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी नवांश कुंडली में, इस वजह से कई बार वो आध्यात्मिक थोड़ा कम हो या काम के दबाव के कारण कई बार वो व्यक्ति पूजा पाठ के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है। प्रैक्टिकल माइंडसेट उसको धारण करना पड़ता है। ये आपकी कुंडली का नवांश है। दशमांश कुंडली में मैं जो देख रहा हूं वहां पे लग्न में सूर्य का बैठना व्यक्ति को एग्रेसिव नेचर का बनाएगा, चिंता काम को लेकर के हमेशा रहेगी, और व्यक्ति को कई बार आगे पीछे या दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है, ये बात बन रही है। 12वें भाव में मंगल का बैठना पराक्रम कई बार देर से परिणाम दे। यहाँ पे शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा काम दे दे जहां पे बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत की आवश्यकता न हो, ऐसी स्थिति बन रही है। यहाँ पे केतु और राहु का प्रभाव, कर्म क्षेत्र राहु की दशा में भी अच्छी ही रही होगी, या व्यक्ति राहु की दशा में बाहर गया होगा, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। चंद्रमा उच्च के आपके साथ आपके कर्म में जो है वो अगर उसमें और भी धर्म को धारण करे तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। वहां पे गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में जो देख रहा हूं वो गुरु और चंद्रमा यहाँ भी केंद्र में है, यहाँ भी गुरु और चंद्रमा केंद्र में है, यहाँ भी गुरु और चंद्रमा का प्रभाव जो है वो केंद्र में आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है आपकी कुंडली की, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब इससे ज्यादा अच्छी बात इस कुंडली में मैं नहीं देख रहा, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा हमेशा ही या गुरु हमेशा ही, अगर गुरु को चंद्रमा का संग मिल रहा हो, चंद्रमा को हमेशा ही गुरु का संग मिल रहा हो, तो इससे चंद्रमा को भी बल मिलता है और गुरु को तो मिलता ही है। इस वजह से ये एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर के अगर मैं इस कुंडली को संपूर्ण तरीके से देखूं तो इस कुंडली में अच्छा क्या है, अच्छाइयां कहां कहां से मिल सकती हैं? मंगल से, गुरु और चंद्रमा से, साथ ही साथ सूर्य से, ये अच्छी बात है। सूर्य और बुध भी अच्छे होंगे। इस कुंडली में कमजोरी गुरु और राहु का बैठना
शुक्र का नीच का होना, लग्न में केतु का होना, शनि भी अच्छे होंगे पर कई बार वो थोड़े विपरीत परिणाम भी करते देखे जाएंगे। नवांश कुंडली के लिए सूर्य के राहु के साथ जाना ये थोड़ी कमजोरी वाली बात बन रही थी। चंद्रमा का यहां बैठना ये बहुत अच्छा बन रहा है। गुरु और शनि का एक साथ बैठना संतुलन पैदा करेगा। मंगल का यहां बैठना आपके लिए ठीक रहेगा। ये पत्नी के करियर के लिए और उनके जीवन में जो लोग आएंगे, मित्र और जो निकट संबंधी लोग होंगे या फिर जो धर्म होगा उसमें वो सहयोग करेगा। दशमांश कुंडली में राहु का यहां बैठना बहुत अच्छा होगा। उच्च के चंद्रमा का यहां बैठना कर्म क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। केतु का यहां बैठना दूर देश की यात्रा करवाए, विलंब से और बाहर जाने की स्थिति बनती है। शुक्र और बुध यहां पे व्यक्ति को कम मेहनत करवाने वाला काम देंगे। मंगल 12 में विदेश की यात्रा, धन कमाने के लिए और पराक्रम को अलग मिलता है, सोर्स बाहर निकलने का, ऐसा प्रभाव देख रहा हूं। शनि यहाँ पे 12वें भाव में 11वें भाव से बैठ करके जन्म कुंडली में लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को कई बार माता पिता से संबंधों से दूर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति बन रही है। मैंने इसको ऐसे ऑब्जर्व किया है। अब आपको और भी थोड़ी सी बात बताता हूं, इधर देखिए। नवांश कुंडली हमेशा ही इस बात पे निर्भर करती है कि लग्न कुंडली कैसी बनी है, लेकिन लग्न कुंडली उलट करके ये जवाब दे देती है कि मुझे बल इस बात पे प्राप्त होगा या मैं तभी अच्छा परिणाम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जब मेरे संगी नवांश अच्छे हैं। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि घर में अगर कोई भी निर्णय होता हो तो मुझसे पूछ करके होगा। ध्यान से समझने की बात है, मेरी तरफ देखिए। घर में अगर कोई भी निर्णय होगा तो मुझसे पूछ करके होगा, पर जब लोग मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग पहले अपना निर्णय सुना दो, फिर मैं उससे साम्य बना करके मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। यही लग्न और नवांश कुंडली। आप लोग मेरे कार्यक्रम नहीं देखते, मैं टोटली आप लोगों को बताने के लिए ही ये बनाता हूं। इससे मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूं। हाँ, ये निश्चित रूप से बात है कि मैं ये कुंडली बनाने के लिए अपनी जो है वो दक्षिणा जरूर लेता हूं, और इसके लिए लंबी लोग लाइन भी लगा करके बैठे हुए 2.5 से 3 महीने की। लेकिन इससे मैं ये जो कार्यक्रम बना रहा हूं इसमें अपना संपूर्ण देने का, फोकस करने का मेरा ये महत्व होता है कि मैं इसमें इस चीज को दिखाऊं, और वस्तुतः मैं मेहनत करना चाहता हूं। ये कहने का मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि नवांश और लग्न कुंडली समतुल्य ही होती हैं, कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। बीज कुंडली के नाम से नवांश कुंडली को जाना जाता है। लग्न कुंडली तभी अच्छे फल दे सकती है जब नवांश कुंडली में वो ग्रह स्टेबल आगे हो रहा हो। जैसे मैंने क्या बात कही कि अगर मंगल यहां बढ़िया नहीं बैठे, नवांश कुंडली में वो मित्र की राशि में, इसका मतलब है कि वो अच्छे हो जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो यहां भी अच्छे हो जा रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि मंगल की दशा आरंभ में थोड़े कष्ट दे, पर बाद में जैसे जैसे व्यक्ति बीतेगा वैसे वैसे उसके जीवन में वो सफलता अर्जित करने वाली और अच्छाइयां देने वाली हो जाएंगी। अगर सूर्य यहां पे स्वग्रही होकर के बैठे हैं, यहां वो जन्म कुंडली में वृषभ राशि में राहु के साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आरंभ में व्यक्ति को कुछ अच्छा मिले, थोड़ी बहुत तकलीफें भी मिलती रहें और चिंताएं भी देते रहें, व्यय थोड़ा बढ़ता रहे। अगर वही चंद्रमा जन्म कुंडली में मकर के बैठे यहां पे आकर के लग्न में बैठ रहे हैं तो यहां भी केंद्र में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि चंद्रमा आपके लिए सपोर्टिव बन रहा है। ऐसे ही ग्रहों को देखा जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।